हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का यूनिट 4 के सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। टोटल आज के वीडियो में हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं और यकीन मानो आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये सारे 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप बीपीएससी 3.0 या स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी एनसीईआरटी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज क्लास 11-12 का, और साथ में जो अभी आपका टॉप 100 या टॉप 30 टॉपिक वाइज जितने भी एमसीक्यू कराए गए हैं वो सारा कुछ मिलेगा आपको 300 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप शॉर्ट टर्म में पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप यहाँ देख सकते हो कि आज कौन कौन से मेजर टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। पहला स्पीयरमैन, थर्स्टन, गार्डनर, गिलफर्ड एंड एस्टनबर्ग, इमोशन इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये ऐसे सारे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में हर टॉपिक से 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी चेकआउट कर सकते हो। तो आज से शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन ने किस सिद्धांत को विकसित किया था? पहला ऑप्शन है द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक, व्यवहारिक, या ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो मैंने कई बार बता चुका हूँ, स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी जिसे हम स्पेसिफिक टू जीएस कहते हैं या जीएस कहते हैं या एसजी। तो बहुत जगह आपने देखा होगा जीएस लिखते हुए। जीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जी मतलब जनरल जिसे आप हिंदी में सामान्य कहते हो, और एस मतलब स्पेसिफिक जिसे आप हिंदी में विशिष्ट के नाम से जानते हो। तो स्पीयरमैन के 2 कारक सिद्धांत हैं, जीएस, पहला जनरल और दूसरा स्पेसिफिक। ये आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्पीयरमैन के अनुसार जी क्या दर्शाता है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि जी का मतलब होता है सामान्य बुद्धि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत किन 2 घटकों पर आधारित है? जीएस, बीए, एमएन या पीक्यू? तो जस्ट मैंने आपको बताया था जीएस, जनरल टू स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 4, जी और एस का मतलब क्या है स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में? तो जी फॉर सामान्य और एस फॉर विशेष कारक। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपसे स्पीयरमैन के द्वारा पूछा गया है। अगर सिर्फ पूछ लेता जीएस का मतलब क्या होता है तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे कि जीन मतलब जीन्स होता है, एस मतलब क्या होगा? तो एस मतलब पर्यावरण हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन बी का कोई चांस नहीं था। जी फॉर सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, और एस फॉर स्पेशल ज्ञान। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि आपको स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है, जो कि आपके लिए आसान हो जाएगा आंसर को फाइंड करना। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, आप इसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है कि स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक किस प्रकार के कार्य को इफेक्टिव करता है? विशेष कार्य, सभी प्रकार के कार्यों में, केवल संज्ञानात्मक कार्यों में, या ऑप्शन डी है केवल भौतिक कार्यों में। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद जरूर रखना कि सभी प्रकार के कार्यों में जो आपका जनरल कारक है वो इफेक्टिव होता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्पीयरमैन ने किस सांख्यिकी तकनीक का उपयोग करके अपने सिद्धांत को विकसित किया था? पहला ऑप्शन है रिग्रेशन विश्लेषण, फैक्टर विश्लेषण, कोरिलेशन विश्लेषण, या ऑप्शन डी है वेरिएंस विश्लेषण। आपको बता दें कि जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए आपके यूनिट 4 के सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। आपको स्टार्टिंग से हर डिफरेंट टॉपिक्स मिलेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना। सारे टॉपिक्स से हम मेजर क्वेश्चन को कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फैक्टर विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 7, स्पीयरमैन के अनुसार इस कारक का अर्थ क्या है? सामान्य बुद्धि, विशेष योग्यता, सामाजिक कौशल, या ऑप्शन डी है संवेदनशीलता। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा स्पेसिफिक एबिलिटी मतलब विशेष योग्यता। इसका मतलब होता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, स्पीयरमैन के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का जी कारक काफी ऊंचा है और तो इसका क्या संकेत है?
ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे भी जा चुके हैं। तो आप इसे ध्यान से चारों ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो जी का मतलब होता है जो व्यक्ति है उसका सामान्य बुद्धि से उसका उच्च है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि स्पीयरमैन के सिद्धांत का कौन सा तत्व एक व्यक्ति की विशेष प्रतिभाओं को मापता है। पहला ऑप्शन है जी कारक, एस कारक, बी कारक या ऑप्शन डी है ए कारक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एस कारक। क्वेश्चन नंबर 10 स्पीयरमैन के सिद्धांतों को किस नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। इस सवाल ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा भी गया था, तो याद रखना स्पीयरमैन का दूसरा सेकंड नाम है टू फैक्टर थ्योरी। अगर आपसे पूछ ले कि टू फैक्टर थ्योरी किसके नाम से जाना जाता है या फिर किसने दिया था, तो आप नाम याद रखिएगा स्पीयरमैन। इसको स्पीयरमैन का सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। या फिर आपसे पूछ सकता है कि जी एस थ्योरी किसने दिया था, तो याद रखिएगा स्पीयरमैन ने। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है। स्पीयरमैन के 10 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अब हम थर्स्टन के टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सबसे प्रमुख है। एकल कारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत या ऑप्शन डी है सृजनात्मक सिद्धांत। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 थर्स्टन के प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में से कौन सी क्षमता शामिल नहीं है। मौखिक समझ, गणना, सामाजिक बुद्धि या ऑप्शन डी है स्मृति। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने सीटेट में और आपने बीएड में ऑलरेडी पढ़ा होगा। थर्स्टन के जो मानसिक क्षमता थी उसके अंदर सामाजिक बुद्धि को शामिल नहीं की गई थी। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि थर्स्टन ने कुल कितनी प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का प्रस्ताव किया था। 4, 5, 7 या ऑप्शन डी है 9। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7। थॉर्स्टन की प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में से कौन सी क्षमता दृश्य और स्थानिक संबंधों से संबंधित है। पहला ऑप्शन है मौखिक समझ, शब्द प्रवाह, स्थानिक दृष्टिकोण या ऑप्शन डी है धारणा की गति। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इस सवाल को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है थर्स्टन के सिद्धांत के अनुसार गणना और संख्या में दक्षता को किस क्षमता में वर्गीकृत किया गया है। शब्द प्रवाह, संख्यात्मक योग्यता, स्थानिक दृष्टिकोण या ऑप्शन डी है धारणा की गति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संख्यात्मक योग्यता। अगला क्वेश्चन है थॉर्स्टन ने कौन से मानसिक क्षमता परीक्षण में शब्दावली और भाषाई कौशल का परीक्षण किया जाता है। मौखिक समझ, शब्द प्रवाह, संख्यात्मक योग्यता या ऑप्शन डी है धारणा की गति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मौखिक समझ। अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि थॉर्स्टन का प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत किस प्रकार के मॉडल पे आधारित है। ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए सवाल है। तो सबसे पहले आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि कौन सा प्राथमिक मानसिक क्षमता का थॉर्स्टन का मॉडल आधारित माना जाता है। बहुआयामी मॉडल, द्विआयामी, त्रिआयामी या ऑप्शन डी है एकल आयामी मॉडल। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थर्स्टन की किस प्राथमिक मानसिक क्षमता का तर्क और विश्लेषणात्मक कौशल का आकलन किया जाता है। मौखिक शब्द, शब्द प्रवाह, संख्या या ऑप्शन डी है प्रतियोजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है कि थर्स्टन के अनुसार किसी व्यक्ति की ध्वनि और शब्दों के साथ गति से जुड़ी क्षमता को क्या कहा जाता है। क्या उसे हम मौखिक समझ कहते हैं, शब्द प्रवाह, संख्या या ऑप्शन डी है धारणा की गति। तो उसे हम शब्द प्रयोग के नाम से जानते हैं। आप इसे याद रखिएगा ऑप्शन 19 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 थर्स्टन ने किस वर्ष अपने प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत को प्रस्तुत किया था।
1927, 1935, 1947 या ऑप्शन डी है 1952। तो याद रखिएगा 1935 वो टाइम था जब थर्स्टन ने अपने प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के प्रतिपादन किए थे। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। यहाँ से आपका टॉपिक चेंज होगा। अब हम क्वेश्चन देखेंगे हार्वर्ड गार्टनर से। हार्वर्ड गार्टनर से आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हो। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है यूनिट 4 कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सिर्फ 3 टॉपिक से आपके पेपर में 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए मैंने कहा था आज का जो टॉपिक है यूनिट 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं और मैं आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जस्ट मैंने क्वेश्चन कंप्लीट किए और क्वेश्चन आपको बनाने के बाद जस्ट वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। मेरे माइंड में बस इतना चल रहा है कि मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करा पाऊँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले। इसलिए मेरे सारे एफर्ट इस पे लगा रहा हूँ कि बस 1 हफ्ते की बात है। 1 हफ्ते जमकर मेरी मेहनत लग रही है, लेकिन बस आपका स्टेट क्वालीफाई हो जाए, बीपीएससी क्वालीफाई हो जाए, बस मेरा यही भगवान से प्रे, और इसीलिए मेरी मेहनत भी की जा रही है। तो आप भी इतने मेहनत से रात को 12 बजे, 1 बजे, लेकिन डेली का जो आपका टारगेट है उसे कंप्लीट करके सोना, क्योंकि दिन में इतनी गर्मी हो रही है, रात में तो गर्मी हो ही रही है और ऊपर से गर्मी की छुट्टी है। तो मैं घर पे आया हूँ, तो घर पे आप जानते हो कि दिन भर में इतना हल्ला शोर होता है घर पे, तो प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं अपने रूम में बैठकर क्वेश्चन को टाइप करने के बाद आप लोगों के लिए जस्ट वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो कितनी लंबी होगी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी आज की वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद ही मुझे सोना है। इसलिए आप लोग भी जमकर बस 1 हफ्ते जमकर मेहनत कीजिए। आप श्योर आप भी स्टेट और बीपीएससी पेपर क्वालीफाई कर जाओगे, मुझे इतना आप लोगों पे यकीन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। आपको बताना है कि हार्वर्ड गार्डनर किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? भावनात्मक बुद्धिमत्ता, व्यवहारिकता, बहुआयामी या ऑप्शन डी है सामाजिक बुद्धिमत्ता। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट करना। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 अपने सिद्धांत दिए थे। आठों सिद्धांत का नाम जरूर आप याद कर लेना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी में कराया हुआ है। ठीक है, तो आप 8 सिद्धांत के नाम याद रखना, क्योंकि 8 सिद्धांत से आपके पिछले बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मल्टी इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता, इन्हीं का प्रतिपादन किया हुआ सिद्धांत है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं? तो मैंने जस्ट बताया था 8 प्रकार की होती हैं, ऑप्शन सी। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा परिभाषित एक बुद्धिमत्ता है। सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी बुद्धिमत्ता है जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने अपने 8 टाइप्स के प्रकार में बताए थे? क्या वो गणितीय तार्किक बुद्धिमत्ता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नैतिक या ऑप्शन डी है भौतिक? तो याद रखिएगा ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे। मैंने आपसे कहा था कि पिछला क्वेश्चन आप देखिएगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी इस प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन को शामिल किया है जो सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो याद रखिएगा गणितीय तरकीब बुद्धिमत्ता हार्वर्ड गार्डनर की एक प्रमुख प्रकार है बुद्धिमत्ता की। इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सी गार्डनर की बहुआयामी बुद्धिमत्ता से एक नहीं है? सेम पैटर्न पे मैंने 5 से 6 सवाल रखे हैं जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ अपने एग्जाम के लिए, और ये सारे सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट नहीं कर रहा हूँ। आप सारे क्वेश्चन, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट बोलूँगा बाकी जितना भी वीडियो हो, बिल्कुल 2 बार रिपीट करके देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर कम से कम 2 बार आप ज़रूर देखना अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो। अगर आपने नोट्स लिया है तो मैं आपको तो नोट्स ये शेयर कर ही दूँगा, लेकिन अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप प्लीज़ इसको 2 बार वीडियो को ज़रूर देखना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन 24 को बताना है आपका आंसर कि कौन-सा गार्डनर बहुबुद्धि आयामी की बुद्धिमत्ता के प्रकार नहीं है? भाषाई, संज्ञानात्मक, वैज्ञानिक या ऑप्शन डी है अंतर व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वैज्ञानिक। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो जो 8 नाम है, एक हो गया भाषाई, संगीतात्मक, अंतर व्यक्तित्व, और यहाँ पे भी है आपका गणितीय, भावनात्मक। इस सब आपके 8 टाइप्स हैं गार्डनर के। ठीक है, इसे आप याद रखना। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। आपको बताना है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार शरीर गति विज्ञान बुद्धिमत्ता का क्या मतलब है?
आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शरीर का उपयोग करके समस्याओं को हल करने की क्षमता। और याद रखिएगा जो 8 टाइप्स होते हैं कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला आपका होता है दृश्य स्थानिक, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ, दृश्य स्थानिक आप लोग गूगल भी कर सकते हो, जिससे आप बेटर इसे नोट डाउन कर सकते हो। दृश्य स्थानिक। सेकेंड है आपका मौखिक भाषाई। थर्ड है संगीत। चौथा है तार्किक गणितीय। पांचवा है पारस्परिक। और छठा अंतर्व्यक्तित्व। सातवां प्रकृतिवादी। और आठवां शारीरिक गतिज। ये 8 आपके हावर्ड गार्टनर के बुद्धिमत्ता के टाइप्स हैं। आप इसे गूगल करके नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि इस 8 टाइप से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, कौन से हावर्ड गार्टनर के 8 टाइप इसमें से हैं या नहीं है। इसलिए इस सवाल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन 26 है, हावर्ड गार्डनर की किस बुद्धिमत्ता में आत्म जागरूकता और आत्म समझ शामिल होती है। पहला ऑप्शन है भाषाई बुद्धिमत्ता, अंतर व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता, अंतः व्यक्तित्व, या ऑप्शन डी या प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हावर्ड गार्डनर की प्राकृतिक बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है। संगीत और ताल से, भाषा और संचार से, प्राकृतिक दुनिया, या तर्क और गणित। तो आप यहाँ साफ देख रहे हो, आपसे पूछा जा रहा है नेचुरल इंटेलिजेंस, जो कि आपके प्राकृतिक दुनिया को समझने के लिए यूज किया जाता है, इससे संबंध है। तो काफी आसान है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, हावर्ड गार्डनर की बहुआयामी बुद्धिमत्ता का उपयोग शिक्षा में किस उद्देश्य से किया जाता है। पहला ऑप्शन है छात्रों को अधिक एकांगी बनाना, सभी छात्रों के लिए एक ही शिक्षा पद्धति अपनाना, विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ताओं को पहचानना और उन्हें प्रोत्साहित करना, सिर्फ गणित और विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। तो याद रखना ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। और हमेशा मैं कहता हूँ जहाँ भी आपसे केवल वर्ड दिखे और आपसे नेगेटिव ना पूछा जाए, तो जो भी ऑप्शन दिखे केवल वर्ड आप उसे पहले कट कर देना, उसे पढ़ने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। इसमें आपको टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हावर्ड गार्डनर की कितनी बुद्धिमत्ताएं जो कि प्रारंभ में परिभाषित की गई थी। मतलब आपसे पूछा जा रहा है स्टार्टिंग में हावर्ड गार्डनर की कितनी बुद्धिमत्ताएं थी जो कि स्टार्टिंग में परिभाषित की गई थी। 6, 7, 8 या 9। तो स्टार्टिंग में टोटल 7 थी, बाद में आपकी 8 की गई। तो आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और इसे याद रखिएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, हावर्ड गार्डनर की बहुआयामी बुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार अंतर व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता का क्या मतलब है। आपके पास 4 बेहतरीन ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और ध्यान से आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अन्य लोगों की भावनाओं, इच्छाओं और उद्देश्यों को समझने की क्षमता अंतर व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता की मतलब हो जाता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। देखो अंतर व्यक्तित्व क्या होता है, इंट्रापर्सनल, इसे आप इंग्लिश में इंट्रापर्सनल बोलते हो। मतलब खुद के बारे में नहीं, सामने वाले के बारे में जब आप सोचते हो, उसके बारे में विचार करते हो, उसे कहा जाता है इंट्रापर्सनल। एक होता है इंटरपर्सनल, जो कि खुद के बारे में सोचा जाता है, उसे कहा जाता है इंटरपर्सनल। ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपके बहुआयामी बुद्धिमत्ता का एक सिद्धांत है। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरपर्सनल और एक इंट्रापर्सनल दो डिफरेंट वर्ड है। इंट्रा मतलब किसी अदर के बारे में सोचना और इंटर मतलब खुद के बारे में सोचना। तो आपसे पूछा जा रहा है अंतर व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता मतलब खुद के बारे में। ठीक है, मतलब अन्य लोग जो सामने वाले जो इंसान है उसके बारे में पूछा जा रहा है, इंट्रा पर्सनल के बारे में पूछा जा रहा है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। यहाँ से आपका फिर से टॉपिक का पैटर्न चेंज हो रहा है। अब हम देखेंगे गिलफर्ड से क्वेश्चन। इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना, क्योंकि हर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के बाद आपका टॉपिक चेंज होगा, जो कि सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, गिलफर्ड की संरचना बुद्धिमत्ता मॉडल के अनुसार कितने आयाम होते हैं।
3, 4, 5 या ऑप्शन डी है 6। तो याद रखिएगा टोटल आपके 3 आयाम होते हैं, ऑप्शन ए। गिलफर्ड के अनुसार समस्या समाधान किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता, संचालन, उत्पादनात्मक बुद्धिमत्ता या ऑप्शन डी है मूल्यांकन बुद्धिमत्ता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि गिलफर्ड के मॉडल में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट्स या ऑप्शन डी है पर्सन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पर्सन। गिलफर्ड के अनुसार क्रिएटिविटी किस प्रकार की बुद्धिमत्ता से संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन है और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत भी आप दिमाग लगाओगे, आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। तो क्वेश्चन 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो भी क्रिएटिव होते हैं वो कुछ उत्पादन करते हैं, कुछ नया डिस्कवर करते हैं। इसलिए क्वेश्चन 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्टेनबैक के थ्रेटिक थ्योरी से है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि स्टर्नबर्ग के त्रिकोणीय सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है? 2, 3, 4 या ऑप्शन डी है 5। तो क्वेश्चन 35 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टोटल 3 प्रकार के त्रिकोणीय सिद्धांत के 3 प्रकार होते हैं, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, स्टर्नबर्ग के त्रिकोणीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धिमत्ता किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? अनुभव के द्वारा, संबंध द्वारा या संदर्भ द्वारा या ऑप्शन डी आपका अनुकूलन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुकूलन। एस्टनबर्ग के अनुसार क्रिएटिविटी बुद्धिमत्ता का प्रमुख पहलू किसे माना जाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, नए विचार उत्पन्न करना, ज्ञान का संग्रहण या ऑप्शन डी है सामाजिक संबंध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नए विचार उत्पन्न करना। एस्टनबर्ग के सिद्धांत में विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता किस पर केंद्रित होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा अमूर्त तर्क और तर्क। एस्टनबर्ग के त्रिकोणीय सिद्धांत के अनुसार व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? शिक्षण और सीखने में, विश्लेषण और डिसीजन लेने में, दैनिक जीवन में समस्याओं का समाधान या ऑप्शन डी है वैज्ञानिक अनुसाधन में। तो क्वेश्चन 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपको बताना है कि एस्टेनबर्ग के अनुसार त्रिकोणीय सिद्धांत में 3 घटकों से मिलकर क्या बना होता है? मतलब आपने देखा होगा त्रिकोणीय, ठीक है? तो ये त्रिकोणीय कौन-कौन से हैं आपको ये बताना है, ठीक है? पहला ऑप्शन है विश्लेषण, संज्ञानात्मक या ऑप्शन मूल्यांकन, ऑप्शन बी है विश्लेषण, क्रिएटिविटी, व्यवहारिक, क्रिएटिव, संज्ञानात्मक, संचालक या ऑप्शन डी है मूल्यांकन, संचालक और व्यवहारिक। तो त्रिकोणीय आपका ट्रायंगल जो होता है, सबसे पहले आपका विश्लेषण, व्यवहारिक और क्रिएटिविटी, 3 तरह के त्रिकोणीय होते हैं, आप इसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 41 आपको बताना है कि सोच का अर्थ क्या होता है? तो सोच का अर्थ होता है जानकारी का विश्लेषण, ऑप्शन बी। सोच की प्रकृति क्या होती है? तो जहाँ भी केवल वर्ड दिखे सबसे पहले आप उसे कट कर दो, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा बहुआयामी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तर्कसंगत सोच किसके उदाहरण हैं? आपको बताना है कि तर्कसंगत सोच किसके उदाहरण माने जाते हैं? समस्या समाधान के, स्वप्न देखना, कल्पना या भावना भावना व्यक्त करना। तर्कसंगत मतलब होता है लॉजिकल। तो लॉजिकल थिंकिंग आपके समस्या समाधान के अंदर आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक एग्जाम्पल माना जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 औधनात्मक सोच किससे संबंधित है? भावनात्मक प्रतिक्रिया, भौतिक वस्तु का अनुभव, सामाजिक संबंध या ऑप्शन डी है कल्पना शक्ति। तो क्वेश्चन 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपको बताना है कि क्रिएटिविटी सोच एक किसका उदाहरण है? गणितीय समस्या हल करना, नई कहानी लिखना, दिनचर्या का पालन करना या ऑप्शन डी है नियमों का पालन करना। ये सवाल देखने में काफ़ी आसान लगते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मैक्सिमम लोग गलती करोगे। याद रखना क्रिएटिविटी थिंकिंग
उसे कहा जाता है जब कुछ आप नया ट्राई करते हो, जब कुछ आप नया लिखते हो, चाहे नया कुछ आप डिस्कवर करते हो। तो नई कहानी लिखना आपका क्रिएटिविटी है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, संकेतक शब्द का उपयोग किस प्रकार के सोच में होता है? औपचारिक सोच, मौखिक सोच, अमूर्त सोच या ऑप्शन डी है ठोस सोच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मौखिक सोच। सोच के कौन सा उपकरण मानसिक रूप से चीजों का चिंतन करने में काफी मदद करता है? तो क्वेश्चन 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, काल्पनिक चित्र और नक्शे। विभिन्न प्रकार की सोच में आलोचनात्मक सोच की मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डिसीजन लेना, जानकारी को एकत्र करना, समस्या को हल करना या विचारों को मूल्यांकन करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विचारों का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 49, किस प्रकार की सोच में व्यक्ति तर्कों और प्रमाणों पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है अनुमानात्मक सोच, ठोस सोच, आलोचनात्मक या ऑप्शन डी है रचनात्मक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, आपको बताना है कि दैनिक जीवन में तत्कालिक समस्याओं को समाधान के लिए किस प्रकार की सोच की आवश्यकता होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। याद रखना, क्वेश्चन 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तत्कालिक सोच। यहाँ पे हमने टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बस अब इसी ऊर्जा से आप आगे बने रहो। आने वाले क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन 51 है ट्रायल एंड एरर। आपने सुना होगा और आपने कई बार आपने क्वेश्चन पेपर में सवाल देखा भी होगा। ट्रायल एंड एरर से क्वेश्चन आपको बताना है कि ट्रायल एंड एरर की विधि के प्रणेता कौन माने जाते हैं? सिगमंड फ्रॉइड, बीएफ स्किनर, थॉर्नडाइक या ऑप्शन डी है जेवी वाटसन। तो मैंने आपको कई बार बताया होगा, ट्रायल एंड एरर के प्रतिपादन आपके थॉर्नडाइक को माना जाता है। सिगमंड फ्रॉइड मनोविश्लेषण के प्रतिपादन माने जाते हैं। बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग माने जाते हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर के माने जाते हैं और जेबी वाटसन व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। ये सारे पॉइंट आप याद रखना, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। ट्रायल एंड एरर विधि किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग की जाती है? अंतर्दृष्टि सीखना, सर्तित प्रतिक्रिया, ऑपरेंट कंडीशनिंग या ऑप्शन डी या प्रयत्न और भूल। तो क्वेश्चन 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, आपको बताना है कि थॉर्नडाइक का कौन सा प्रयोग ट्रायल एंड एरर विधि का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण माना जाता है? चूहे का प्रयोग, बिल्लियों का पंजल बॉक्स प्रयोग, कुत्ते के क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑप्शन डी है बंदरों को बनाना प्रयोग। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, चूहे पे प्रयोग स्किनर ने किया था। बिल्लियों पे प्रयोग किसने किया था? आप कमेंट बॉक्स में बताना कि बिल्ली पे प्रयोग किसने किया था। कुत्ते पे पावलोव ने किया था और बंदरों पे आपके कोलरबर्ग ने किया था। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में बिल्ली पे किसने, कौन से वैज्ञानिक ने बिल्लियों पे प्रयोग किया था। देखो, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, क्योंकि थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पर प्रयोग किया था, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है ट्रायल एंड एरर अधिगम के अनुसार एक प्राणी कैसे नई समस्याओं को हल करने में सक्षम होता है? आपके पास चार ऑप्शन है और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे विवेक क्वेश्चन भी टिक आउट कर लेना। तो क्वेश्चन 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गलतियों से सीखकर और सही समाधान की खोज कर। क्वेश्चन नंबर 55, थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर अधिगम के सिद्धांत का क्या नाम दिया था? कानून प्रभाव, कानून प्रत्युत्तर, कानून परिणाम या ऑप्शन डी ये कानून अनुक्रिया। आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रायल एंड एरर अधिगम का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने किस नाम से दिया था? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, कानून का प्रभाव। एल्गोरिदम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा एल्गोरिदम मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समस्या का समाधान प्रदान करना, जिसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम से भी जानते हो। क्वेश्चन नंबर 57, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा एल्गोरिदम का उदाहरण नहीं है? बबल शॉट, किक शॉट, न्यूनतम या ऑप्शन डी अनुमान। इसमें आप मैक्सिमम लोग गलती करोगे। और याद रखिएगा, एल्गोरिदम का कभी भी एग्जाम्पल नहीं माना जाता अनुमान। अगर आपसे पूछ लिया जाए अनुमान लगाने की विधि, तो अनुमान लगाना आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का हिस्सा नहीं माना जाता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 58, एल्गोरिदम की विशेषता क्या होती है? पुनरावृत्ति,
निश्चितता, धीमा या ऑप्शन डी है त्रुटिपूर्ण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एल्गोरिदम का कौन सा प्रकार बैक ट्रैकिंग का उपयोग करता है? लाइनर सर्च, बाइनरी सर्च, ब्रूट फोर्स या ऑप्शन डी है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो क्वेश्चन 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके ह्यूरिस्टिक से रहेगा। आपको बताना है कि ह्यूरिस्टिक विधि किस प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए उपयोग किया जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि से ऑलरेडी आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। पहला ऑप्शन है संचरित समस्याएं, ऑप्शन बी है असंचरित समस्याएं। तो याद रखिएगा, ह्यूरिस्टिक विधि असंरचित समस्याएं के लिए जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 आपको बताना है कि ह्यूरिस्टिक विधि का उपयोग कब किया जाता है? जब स्टिक समस्या समाधान आवश्यक हो, जब समय सीमित हो, जब गणना की शक्ति असीमित हो, या ऑप्शन डी जब डेटा में कोई कमी ना हो। क्वेश्चन 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि प्रतिनिधि ह्यूरिस्टिक क्या होता है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो क्वेश्चन 62 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके इनसाइट इन साइकोलॉजी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इनसाइट का मतलब मनोविज्ञान में क्या होता है? बाहरी अवलोकन, समस्या को त्वरित समाधान, अनुभवनात्मक ज्ञान, या ऑप्शन डी है कठिनाइयों का अनुभव। तो क्वेश्चन 63 का राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समस्या का त्वरित समाधान। क्वेश्चन नंबर 64, कोलर के चिंपैंजी प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में समर्थन दिया था? ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना क्योंकि सवाल जस्ट आपके मध्य प्रदेश में सवाल पूछा गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग का प्रमुख घटक क्या होता है? परीक्षण और त्रुटि, अचानक ज्ञान में प्राप्ति, लगातार अभ्यास, या ऑप्शन डी है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इनसाइट नाम से आपको पता चल रहा होगा, सडनली कुछ ज्ञान मिल जाए, कुछ अचानक हो जाए, उसे कहते हैं इनसाइट। मतलब इनसाइट इन फर्स्ट लव, मतलब एक ही नज़र में प्यार हो जाना। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा इनसाइट। इनसाइट लर्निंग मतलब अचानक ज्ञान को प्राप्ति होना। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अचानक ज्ञान को प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 66 है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ क्या होता है? आपके पास चार ऑप्शन है और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 67, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रमुख घटक कौन सा है? आत्म जागरूकता, शारीरिक स्वास्थ्य, शैक्षिक उपलब्धि, या ऑप्शन डी है वित्तीय स्थिति। तो इसका राइट आंसर होगा आत्म जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 68 आपको बताना है कि एम्पैथी का अर्थ क्या होता है? आपने बहुत बार देखा होगा एम्पैथी देते हुए, तो इसका मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। यहाँ पर सिंपैथी नहीं पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पर एम्पैथी पूछा जा रहा है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हो एम्पैथी और सिंपैथी में। तो याद रखिएगा, एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे की भावनाओं को समझना और उन्हें महसूस करना, और सिंपैथी मतलब होता है दूसरों को आश्वासन देना। एम्पैथी मतलब होता है दूसरे की फीलिंग को समझना और उसे महसूस करना। ये दो की मेजर डिफरेंस होता है, इसे भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 69 आपको बताना है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता किस पर आधारित होती है? आईक्यू पर, ईक्यू पर, बीएमआई पर, या ऑप्शन डी है एआई। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज कर सकती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, आत्म प्रबंधन किसमें सहायता करता है? आर्थिक योजनाओं में, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में, उच्च आईक्यू प्राप्त करने में, या ऑप्शन डी है तकनीक कौशल सीखने में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में। क्वेश्चन नंबर 71 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर सवाल का पूछा हुआ सवाल है, किस मनोवैज्ञानिक ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मॉडल प्रस्तुत किया था? सिगमंड फ्राइड, गोल्डमैन, जीन पियाजे, या ऑप्शन डी एरिक्सन। तो याद रखना, इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना। डेनियल गोल्डमैन ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रतिपादन किया था। सिगमंड फ्राइड मनोज्ञात्मक मनोविश्लेषण के प्रतिपादन माने जाते हैं,
जीन पियाजे संज्ञानात्मक विज्ञान के माने जाते हैं। आपको बताना है कि एरिक्सन किस चीज़ के लिए माने जाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 72, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का लाभ क्या होता है? सामाजिक संबंधों में सुधार, शारीरिक शक्तियों में वृद्धि, वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि या ऑप्शन डी या भाषण कौशल में सुधार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सामाजिक संबंधों में सुधार। मोटिवेशन भावनात्मक बुद्धिमत्ता के किस घटक का हिस्सा है? अब यहाँ से आपको मोटिवेशन से सवाल देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पिछले बार मोटिवेशन सवाल पूछे भी गए थे। तो क्वेश्चन 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, आत्म प्रबंधन। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण नहीं है? सहानुभूति, आक्रामकता, आत्म जागरूकता या ऑप्शन डी है सामाजिक कौशल। तो क्वेश्चन 74 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 आपको बताना है कि संबंध प्रबंधन का क्या अर्थ होता है? तो संबंध प्रबंधन का अर्थ होता है दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है अन्य लोगों की आलोचना करना, स्वयं की भावनाओं को अनदेखा करना, आत्मचिंतन ध्यान करना, अकेले समय बिताना। क्वेश्चन 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो कि अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं? मतलब ऐसे इंसान जो कि अपने फीलिंग को कंट्रोल करना अच्छी तरह से जानता है उसे हम किस नाम से जान बताएंगे, आपको ये बताना है। तो उसे हम आत्मनियंत्रित कहेंगे, सेल्फ कंट्रोल कहेंगे, ऑप्शन सी। ऐसे ज़्यादा मुझे लगता है ऐसी लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं, अगर वो एक बार ठान ले कि मुझे ये काम करना है तो कर सकती हैं, उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा होती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मेरा खुद का क्या है, मतलब मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। तो इसी एनर्जी से आप लोग ठान लो कि मुझे एक हफ्ते में पूरा जमकर तैयारी करनी है और बिहार स्टेट और बीपीएससी को क्वालिफाई करनी है। अगर आप ठान लोगे 100% आप पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ क्योंकि मैंने खुद को भी काफ़ी एक्सपीरियंस किया है। मुझे पता है कि अगर जो लड़के एक बार बोलती हैं, जो एक बार ठान ले तो उसे ज़रूर पूरा कर सकती हैं। तो इसलिए आप एक हफ्ते जमकर तैयारी कीजिए, आप इजीली पेपर को क्वालिफाई क्रैक कर सकते हो। क्वेश्चन 78 है, कौन सा तत्व भावनात्मक बुद्धिमत्ता का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्तीय प्रबंधन। निम्नलिखित में कौन सा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक उदाहरण है? आपके पास चार ऑप्शन है और चारों ऑप्शन को रेट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरों की भावनाओं को समझना और प्रतिक्रिया देना। क्वेश्चन नंबर 80 आपको बताना है कि सोशल स्किल का भावनात्मक बुद्धिमत्ता में क्या योगदान है? उच्च आईक्यू, सामाजिक नेटवर्क बनाना और उन्हें बनाए रखना, शारीरिक ताकत बढ़ाना या ऑप्शन डी या आर्थिक वृद्धि। तो क्वेश्चन 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस प्रमुख घटक कौन सा है? यहाँ से आपका फिर से टॉपिक चेंज होगा और आपको बताना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के प्रमुख घटक कौन से होते हैं? आत्म जागरूकता, तर्क शक्ति, शारीरिक स्वास्थ्य या ऑप्शन डी है शैक्षिक योग्यता। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास किस आयु से शुरू होता है? बाल अवस्था से, किशोरावस्था, पौरावस्था या ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बाल अवस्था। निम्नलिखित में कौन सा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का आयाम नहीं है? इस सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, शारीरिक शक्ति। किसने भावनात्मक बुद्धिमत्ता शब्द को लोकप्रिय बनाया? ये सवाल मुझे कहने की जरूरत नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है, ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो भी साइकोलॉजी पेपर हुए हैं ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, डेनियल गोलमैन। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रतिपादन भी माने जाते हैं डेनियल गोलमैन, जो कि जस्ट मैंने आपको बताया था, इसे आप याद रखना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने में कौन सा समाधान का प्रयोग किया जाता है? आईक्यू टेस्ट, ईक्यू, एसएटी या ऑप्शन डी है जीआरई टेस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ईक्यू टेस्ट। भावनात्मक बुद्धिमत्ता किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है? शारीरिक बुद्धिमत्ता, तर्कसंगत, सामाजिक और भावनात्मक या ऑप्शन डी है मापनात्मक बुद्धिमत्ता।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कौन से घटक का संबंध आत्म नियंत्रण से माना जाता है। तो याद रखिएगा आत्म प्रबंधन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता किससे इफेक्ट होता है। तो मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ, जहाँ भी आपको केवल वर्ड दिखे सबसे पहले आप उसे कट कर दो। दो ऑप्शन आपका कट हो गया, दो ऑप्शन बचता है जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन दोनों। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास किस माध्यम से किया जा सकता है, सिर्फ पढ़ाई द्वारा या अनुभव द्वारा, खेल द्वारा, या ऑप्शन डी है योग द्वारा। जो आपने देखा होगा, जो ऐसा कहा जाता है काफ़ी कठोर दिल का हो गया है, तो कठोर दिल इंसान के पीछे बनने के पीछे बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं। उनका बहुत बार दिल टूटा होता है, या फिर उनको बहुत बार हर्ट हुआ होता है, या फिर उनको बहुत बार धोखा मिला होता है, जिस वजह से उनका इमोशन जो होता है, उनकी फीलिंग जो होती है काफ़ी ज़्यादा कठोर हो जाती है। ये सब कुछ किस वजह से होता है, तो अनुभव के द्वारा होता है। जैसे-जैसे आप एक्सपीरियंस आपकी आगे बढ़ेगी, आपको धोखा मिलेगा, आपको दुःख मिलेगा, जिस पे ट्रस्ट करके, फीलिंग हर्ट करके, तो जाकर आपकी इमोशनल जो इंटेलिजेंस है, उसके अनुभव के द्वारा आपका विकास होगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में उच्च होने से व्यक्ति किस प्रकार का लाभ होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बेहतर संबंध स्थापित करता है। एम्पैथी किसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि एम्पैथी जो है सामाजिक जागरूकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, भावनात्मक बुद्धिमत्ता कौन सा घटक दूसरे के अनुभव को समझने, उनके साथ सहानुभूति करने में मदद करता है? तो पहला ऑप्शन है आत्म जागरूकता, ऑप्शन बी है आत्म प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता, या ऑप्शन डी है संबंध प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भावनात्मक बुद्धिमत्ता किस घटक से संबंध प्रबंधन में सुधार होता है। तो क्वेश्चन 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, संबंध प्रबंधन। अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि डेनियल गोल्डमैन ने अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस कितने मुख्य घटकों का वर्णन किया था। तो पहला ऑप्शन है 3, 4, 5, या ऑप्शन डी है 6। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 5। क्वेश्चन नंबर 95, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संबंध किससे होता है। पहला ऑप्शन है भावनाओं को पहचान प्रबंधन करना, उच्च आईक्यू स्तर, अधिक शारीरिक शक्ति से, या ऑप्शन डी है तर्क संगत से। क्वेश्चन 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, आपको बताना है कि कौन सी गुणवत्ता उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक संकेतक माना जाता है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 97, भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले कठिन परिस्थितियों का व्यवहार कैसे करते हैं। हताश हो जाते हैं, भावनात्मक रूप से संतुलित रहते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, या ऑप्शन डी अनियंत्रित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, आपको बताना है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उच्च स्तर किस में सुधार कर सकता है। व्यवसायिक प्रदर्शन, शारीरिक क्षमता, तर्क संगीत, या ऑप्शन डी है शैक्षिक योग्यता। तो क्वेश्चन 98 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, आपको बताना है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता किस प्रकार की समस्याओं को समाधान करने में काफ़ी मदद करती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सामाजिक और भावनात्मक समस्याएं, ऑप्शन सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन से पहले आपको कहने की जरूरत ना पड़े, आप यहाँ पे मैं टाइम दिखाना चाहूँ तो टाइम भी देख सकते हो। यहाँ पे टाइम कितनी हो रही है, आप यहाँ देख सकते हो 12:19 हो रहा है, और 12:19 में सिर्फ आप लोग के लिए अपनी नींद को आराम करके आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे क्वेश्चन मिल सके। आपका एग्जाम से पहले मेरी कोशिश है कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको कवर करा दिया जाए। तो प्लीज़ इस मेहनत को, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि लाइक करोगे मुझे काफ़ी एनर्जी मिलेगी ऐसी और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। आपको बताना है कि सफल नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की क्या भूमिका होती है। महत्वपूर्ण नहीं होती है, मामूली होती है, महत्वपूर्ण होती है, या ऑप्शन डी अनिवार्य नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो ये रहा आज का टॉप 100 क्वेश्चन। अगले वीडियो किस यूनिट पे आप देखना चाहते हो
वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जिससे मुझे लगे कि आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप भी कुछ अपने तरफ से कोशिश कर रहे हो, पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो। तो 1 हफ़्ते की बात है, जमकर मेहनत कर लो। 1 हफ़्ता आपका फ्यूचर को चेंज कर सकता है। तो 1 हफ़्ता आप ज़रूर दिल-ओ-जान से मेहनत कीजिएगा, चाहे आप स्वी जॉब करते हो, चाहे आप हाउसवाइफ़ हो। पूरे प्रॉपर टाइम निकाल कर डेली 6 से 7 घंटे कम से कम पढ़िए और एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करके बस मुझे मैसेज कीजिए, जिससे मुझे और ज़्यादा खुशी मिले आप लोग का रिज़ल्ट देखकर। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, तो मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं देने वाला, बस आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट। आप लोग वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर अगले टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हो।